हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश पीसीएस का और प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों, जिसके अनुसार हम ये जान पाएंगे कि प्रश्न कहाँ से और कैसे बनते हैं। फिर उसी टॉपिक को हम तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को जांचने के लिए हमें प्रश्न पत्र को अवश्य हल करना चाहिए। उसी के अंतर्गत दोस्तों आज हम लिए हैं 2019 का पेपर। हमने 2020 का पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें 150 प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार थे। अब हम ऐसे क्रम वाइज जाते हुए लगभग 20 सालों के प्रश्न को कवर करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग यहीं से प्रश्न बनते हैं। जितनी भी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न होते हैं रिपीटेशन के माध्यम से वो अन्य परीक्षाओं में आते रहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं और देखेंगे पहला प्रश्न, जो इसके पहले आप देखेंगे ना 2020 वाले में रिपीट हुआ है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। वहां पे पूछा गया था कि चावल को ज़्यादा समय तक धुलने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो विटामिन के जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, वही प्रश्न देखिए थोड़ा सा ऐसे ही घुमा दिया है। तो कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। अब बेरी बेरी रोग किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल का उपयोग से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग में विटामिन B2 थायमिन की कमी से यह रोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये विटामिन B6 और विटामिन B2, विटामिन E, विटामिन K। तो कौन सा ये जो है कि यहाँ पे देखेंगे प्रचुर स्रोत है, तो विटामिन B6 है चावल की चोकर से, राइस ब्रेन से मिलता है। विटामिन B2 कायड यकृत के तेल में मिलता है। विटामिन E गेहूं के अंकुर तेल में मिलता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन के तो एल्फा से मिलता है, तो ये जो है इसका गलत होगा। विटामिन बी ये कहाँ से मिलता है? तो इसके ध्यान दीजिए, इसकी व्याख्या आप देखेंगे। प्रश्न इसका बी गलत है। ये देख लिए नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा बने, जिसे हमने अंडरलाइन कर दिया है। आप ध्यान दीजिए, आप देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम है राइबोक्लेविन। यह जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों कि विटामिन कौन सी घुलनशील होती है कौन सी नहीं। तो जो उससे बी है और सी है ये क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। और एक होता है वसा में घुलनशील। कहाँ पे वसा में घुलनशील? मैं बोल देती हूँ, इसका एक सूत्र है कीड़ा। ठीक है, तो KE और D और A ये क्या होती है? वसा में घुलनशील होती है। आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे, इसको हम व्याख्या पूरा कर लेते हैं। और ये जो है हमने पढ़ा, तो इसके बाद हमने इसको डिफाइन कर दिया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से काफ़ी समय तक याद रहेगा। यह जल घुलनशील विटामिन है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है। साथ ही साथ ओठ, जिह्वा, त्वचा में रूखापन आता है। दूध, मटर, सेब, ईस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन B2 के लिए प्रमुख स्रोत हैं। एक प्रश्न है कथन पे है। आप कथन के माध्यम से इस प्रश्न को समझिए और इनका उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। एक है कि नीचे दिए गए कथन है, जिसमें ए क्या है? ये कारण है और आर कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक को ही संश्लेषित करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए सही है, लेकिन ये आर क्या है? गलत है। ठीक, अब आप देखेंगे तो ए सही और आर कूट के माध्यम से उत्तर देना होगा। ये कूट है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका होगा कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल सही। ये मनुष्य के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। मानव अंग सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण नहीं करता, अतः कथन सही किंतु कारण गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। 4 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। सूची ए से सूची 2 को मिलान कीजिए है। ठीक है, अब ये देखेंगे कुछ है केलवार, मतलब कि और कुछ हैं उसके तत्व जिसे हमें मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न कूट के माध्यम से आपको देना है कौन किससे मिलाया जाएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में थोड़ा परेशान कर देते हैं। देखिए इसका आंसर होगा जो है कि आप ध्यान देंगे तो ए का होगा दूसरा, ए का दूसरा होगा। हम तो खुद ही उसको रफ कर दिए हैं। ए में क्या होगा? दूसरा होगा। ठीक है, और बी का क्या होगा? तो बी का होगा आपका ध्यान दीजिए, तो बी का होगा तीसरा कैंसर रोधी। ये टेक्सॉल क्या है? ये कैंसर रोधी है। तो 2-3 किस्में हैं, यहाँ पे है बी। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। और जिंक फाइड है, फारस्ट फाइड है, जिंक फाइड है। ठीक है, तो इसका सी का होगा पहला, ये है विस्फोटक है, इससे विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। नाइट्रोसेलुलोज
ये क्या है, इसका जो है कि आप देखेंगे इसका, एक मिनट, जिंक फास्फाइड से क्या बनता है, तो जिंक फास्फाइड से रोंडे अंटनासी बनता है, इससे दवाइयाँ बनती हैं, ये इससे विस्फोटक बनता है नाइट्रोसेलुलोज से, ठीक है। तो इससे विस्फोटक विष आप देखेंगे तो एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया था, तो विस्फोटक पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आप चलेंगे तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखते हैं, आप बर्फ को रख देंगे, कुछ समय बाद वाष्प बन के वाष्पीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न, देखिए वैसे तो आप जल्दबाजी में वाष्पीकरण ही डाल के आ सकते हैं, यहाँ पे कपूर को भी लिया है साथ में, इसलिए आपको विचार करना है। कपूर तो गलता नहीं जैसे बर्फ गलता है, इसलिए यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। आप देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, जो प्रश्न होगा वो 6 नंबर का होगा। ये देखिए, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ये कैसे किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण व्याख्या कर देखेंगे आप। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपरिवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम में अपवर्तन किरण अविलंब से दूर हटती जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। अब यदि आपतन कोण को और बढ़ाए तो किरणों का अपवर्तन नहीं हो सकेगा, क्योंकि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपतित किरणें परावर्तन के नियमानुसार सघन माध्यम में ही परिवर्तित होती हैं। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये जैव उत्प्रेरक है और ये वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप देखिए पहले प्रश्न को, केवल ए सही है, केवल 2 सही, ए और 2 दोनों सही है, ना तो ये ना तो इसका ए और 2 दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखेंगे, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही है। और वे शरीर के में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। वही स्रावी ग्रंथियों के स्राव को एंजाइम कहते हैं। स्वेद ग्रंथि जो पसीना निकालती है, दुग्ध ग्रंथि और लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि आदि वही स्रावित ग्रंथियां हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे एक मजेदार प्रश्न आपके सामने आ रहा है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु निम्नलिखित इनमें से निम्नलिखित का अभाव रहता है। तो लौह का अभाव रहता है माँ के दूध में। अब माँ के दूध में कौन सी चीज़ें कितना रहती हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। कैल्शियम भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, पोटेशियम भी रहता है, लेकिन लौह की कमी रहती है नवजात शिशु के अंदर। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। माँ का दूध नवजात को, ये व्याख्या देख रहे हैं आप, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता। ये बात सही है, क्योंकि माँ 6 महीने तक लगातार अपने बच्चे को जो है कि फीड करवाती है। इसमें लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं पोटेशियम आदि सूक्ष्म तत्व के साथ विटामिन ए, डी आदि पाए जाते हैं। आयोग इसलिए देते हैं, जो माताएं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती अक्सर वो बच्चे सूखे रोग से ग्रसित हो जाते हैं, मतलब विटामिन डी उनको नहीं मिल पाती। आयोग द्वारा इसका उत्तर ए लौह माना गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता। माँ के दूध में लौह तत्व पाया जाता है, लेकिन यह अत्यल्प है, मतलब बहुत कम है, सूक्ष्म मात्रा में है। याद रखिएगा, पाया जाता है लेकिन अल्प है। कैल्शियम कितना पाया जाएगा? तो 0.03 ग्राम 100 ml में। अगर माँ का दूध 100 ml है तो उसमें 0.03। फास्फोरस कितना पाया जाएगा? तो 0.0 जो है कि 14 100 ml दूध में, दूध की मात्रा वही रहेगी। सोडियम कितना पाया जाएगा? तो 0.015 में, पोटेशियम 0.055 में, क्लोरीन 0.043 ग्राम में, ठीक है। अब आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित पदार्थों को उनको पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ब्लैक गोल्ड, फुलेरिन, ग्रेफीन, केवलार। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 2 जो है कि बी को आप एक बार अच्छे से देख लें।
केलवार है 1965 में, फुलेरिन है 1985 में। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेफिन है 2004 में, ब्लैक गोल्ड है 3 जुलाई 2019 को इनका जो है कि प्रकाशन हुआ है। अब आप देखिए इसके बारे में, सबके बारे में अच्छे से जान लिया जाएगा। देखिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट द्वारा प्रकाशित एक वैज्ञानिक जर्नल केमिकल साइंस द्वारा 3 जुलाई 2019 को जारी किया गया एक शोध पत्र के अनुसार मुंबई स्थित टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीक का प्रयोग कर सुनहरे स्वर्ण मतलब कि गोल्डन गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की। अनुसंधानकर्ता ने स्वर्ण नैनो कणों के आकार एवं उनके मध्य अंतराल को परिवर्तित किया, जिससे यह पदार्थ सूर्य के प्रकाश के समस्त दृश्य एवं निकट अवरक्त क्षेत्र को अवशोषित कर ब्लैक गोल्ड में परिवर्तित हो गया। देखिए कैसे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला। नेक्स्ट प्रश्न है बिब्लियोमेट्री है, तो बिब्लियोमेट्री क्या है? तो पुस्तकालय नेटवर्क का आकार है, सूचना प्रबंधन है, सूचना प्रबंधन उपकरण है, पुस्तकालय है। तो ये क्या है भाई? तो ये है आपका आप देखेंगे तो ये क्या है? ये है ये है सूचना प्रबंधन। क्या है? सूचना प्रबंधन है। सी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो है कि गहरी कार्बन वेधशाला सीडीओ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सीडीओ होते हैं आपके जो है कि जिले में, तो उसके बारे में कौन सा? और यह पूछ रहा गहरी कार्बन वेधशाला, तो ये है रिसर्च से संबंधित है। तो यह क्या है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोवियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो ये क्या है? दोनों बातें सही हैं। क्या है? दोनों बातें सही हैं। अब यहाँ देख लीजिए, गहरी कार्बन वेधशाला डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम है जो पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोवियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो कहाँ से निर्धारण होता है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। तो नीला हरा दोनों शैवाल से क्या होता है? ये निर्धारण इसका होता है। शैवाल या एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। शैवाल प्रायः हरित लवक युक्त संवहन ऊतक रहित स्वपोषी होते हैं। ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़ एवं नदियों, तालाबों आदि में पाए जाते हैं। इनमें नील हरित शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि का उपजाऊ भूमि में परिणत करने में होता है। नास्टाक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, क्या करते हैं? इसका उपयोग करके बंजर भूमि को हम उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रश्न बहुत बार बनता है, इससे ध्यान दीजिए। धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये नाइट्रोजन या सल्फर ऑक्साइड के कारण। आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा स्मॉग से जो प्रदूषित दिल्ली राजधानी आपकी दिल्ली है, जिसमें ये स्मॉग पाया जाता है। इसके टावर भी दिल्ली के अंतर्गत लगाए गए हैं। एक दिल्ली में लगा हुआ है और दूसरा जो है कि वहाँ पे चंडीगढ़ में भी स्मॉग का टावर लगाया गया है वायु को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। हाँ, धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पंजाब और हरियाणा के सटे जो राज्य हैं वहाँ पे खेती ज़्यादा होती है और गेहूँ होता है, धान भी होता है। तो धान का जो पुआल होता है उसका फल लेके ये लोग पुआल को जला देते हैं, तो उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन गैस निकलते हैं जो दिल्ली को प्रदूषित कर देते हैं। अब तो इसमें रोक लगा है, पुआल का कुछ और बनाने के लिए सरकार बोली है। अब आगे क्या होता है फिर हम बाद में बात करेंगे। श्याम विवर होता है। श्याम विवर क्या है? तो ये क्या है? हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखन है, अभिलेखक है या सूर्य पर एक धब्बा है। अंटार्कटिका की एक जगह है। सिमट गया तारा है। तो ये क्या है भाई? ये है सिमट गया एक तारा है। इसकी व्याख्या आप देख लें। सूर्य के द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान वाले तारों में जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो ये अत्यधिक संघनित पदार्थ के पिंड बन जाते हैं। इन्हें न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारी न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व के पदार्थ युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र ब्लैक होल कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ब्लैक होल छोटी परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न रिपीट होता रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, चंद्रयान
2 अंतरिक्षयान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया है? तो GSLV MK3M1 और बी है GSLV MK सेकेंड M2, GSLV MK फोर्थ M8, GSLV MK 5 M4। तो इसका आंसर होगा पहला GSLV MK 3 M1। तो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्चिंग पैड से GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अब ये नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ होता है? तो दालेंक। यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न, यही प्रश्न रिपीट हुआ था, इसलिए छोटी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न लगभग छोटी परीक्षाओं में रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिए। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है। ये भी सारे इजी ही प्रश्न थे। अब हम आगे के प्रश्न को देखेंगे, आप ध्यान दीजिए। 18 प्रश्न हमारे हो चुके दोस्तों, और चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, न्यूप्रीन विशिष्ट रबड़ है, रेयान रूपांतरित स्टार्च। रेयान तो एक कपड़े का भी नाम होता है, कृत्रिम फाइबर। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है ना, ये कृत्रिम फाइबर है, रेयान से कपड़े बनते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दिया है, आप ध्यान दीजिए। रेयान क्या है? ये कृत्रिम फाइबर है। ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन्स है। ये यही ऑक्सीटोसिन है जो डिलीवरी कराते हुए गर्भवती महिला को लगाया जाता है ताकि उसके बच्चे के आने का मार्ग थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाए और बच्चा आसानी से बाहर पास हो जाए। ये है एक्सपारमेंट संश्लेषित मधुरक है। नियोफ्रीन ये विशिष्ट रबड़ है, ये रबड़ का एक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास, और ये है लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क, क्रेस बाल, खूर, ये दोनों तो प्रोटीन से बना है। ये कपास क्या है? तो कपास क्या है? एक रेशा होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, इसका आंसर होगा यही। कपास एक मुलायम रोएदार प्राकृतिक रेशा होता है। यह कपास पौधे के बीच के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। केस, बाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क और नाखून, खूर कैरेटीन प्रोटीन से बना होता है। ये कैरेटीन प्रोटीन का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। ये इसका जो है कि ऑप्शन है संचालन, संवहन एवं विकिरण। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका दोनों चीज़ें सही होंगी। आप देखेंगे इसकी व्याख्या को देख लीजिए। देखिए, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, एक चालक, संवाहक, विकिरण। थर्मल सूर्य का किरण क्या होती है? ये विकिरण होती है। चालन में बिजली बहुत तेजी से संवहन है। तो थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का संचालन, संवहन, विकिरण तीनों बाधित होता है। अर्थात ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब बिजली होती तो तार से जाती है ना, वही संचरण, ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती तथा थर्मल फ्लास्क की 2 परतें के बीच में उपस्थित वायु ऊष्मा का कुचालक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय, ये सभी को पता है, बहुत ही इजी प्रश्न था। इसलिए कहा जाता है ना, परीक्षा में 50% प्रश्न जो होते हैं वो आपके पढ़े होते हैं, उसमें से 10 प्रश्न आपके मेरिट को निर्धारित करते हैं, ठीक है। देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय है। अग्नाशय कहाँ है? तो एक हल्के पीले रंग की विकसित ग्रंथि है, यह अमाशय एवं डिओडियंस के बीच स्थित है। इसमें अग्नाशय रस स्रावित होता है। इस रस में कई पाचक एंजाइम होते हैं। इस प्रकार यह एक वही स्रावी ग्रंथि है, परंतु अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें लेहर हैंस की दीपिकाएं कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि ग्लैंड्स का काम करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी की मिट्टी, कोरंडम और जिप्सन और टाइल्स। तो किस में है? तो जिप्सन में है।
देखेंगे जिप्सम का सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है, इसका सूत्र है CaSO4 और 2H2 O है, जीरो नहीं, सॉरी, 2H2O। यह एक श्वेत रवादार ठोस पदार्थ है। इसके एक अणु में जल के 2 अणु रवाकरण के रूप में रहते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह प्लास्टर आप पेरिस में बदल जाता है। आप समझ में आया? ऐसे से जो पैर वैर हाथ टूटने पर प्लास्टर लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। पेरिस प्लास्टर तथा अमोनिया सल्फेट खाद में बनाने में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा है, और यह है लिथियम बाइको कार्बोनेट गठिया उपचार है, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल है। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? ये क्या है भाई? ये फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। यही इस प्रश्न का जवाब है। सिल्वर आयोडाइन कृत्रिम वर्षा के लिए है, लिथियम कार्बोनेट ये है गठिया उपचार के लिए, दूधिया यह प्रति अम्ल के लिए। आप देखेंगे तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में उपस्थित के कारण होता है, तो ये फिनाल एवं फ्लेवोनाइड के कारण होता है। अब इसके बारे में जान लीजिए, तुलसी कितनी महत्वपूर्ण पौधे में आता है। आप इन्हें देखें, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित उपस्थितियों के कारण होता है, तो यह है फिनाल फ्लेवोनोइड। इसकी व्याख्या देखिए, तुलसी पौधे का वैज्ञानिक नाम है ऑक्सीमम सेक्टम। यह एक औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण पादप रसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाहनाशी तथा प्रतिऑक्सीकरण गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनाल आदि उपस्थित होते हैं। यह कफोत्सारक होती है। जो कफ जम जाती है खांसी आने पे, तो उसको क्या करती है, उसमें इसका उपयोग अत्यधिक होता है। 26 नंबर का प्रश्न है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सुपोषण यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। इसका दोनों बातें सही हैं। अब इसकी व्याख्या देखेंगे, जब कोई जल क्षेत्र खनिजों एवं पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है तो यह शैवालों एवं जलीय पादपों में वृद्धि को प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया सुपोषण यूट्रोफिकेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उस जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन में कमी आती है। एक प्रश्न और देखेंगे दोस्तों, 27 प्रश्न वैसे तो मतलब 29 प्रश्न लगभग देख लेंगे, ध्यान दीजिए। फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी का दूसरा पार्ट लेके। देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, ये है 27 नंबर का प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अलवणीकरण समुद्री जल में बिल्कुल होता है, प्रतिलोम परासरण पेयजल में, विकृतीकरण प्रोटीन में, पास्तुरीकरण चाय में। तो ये पास्तुरीकरण जो होता है ये दूध में होता है, ठीक है, और इसमें नहीं होता, तो इसका डी नंबर प्रश्न सही है। मतलब पूछा था आपसे कि नहीं सही है, सुमेलित नहीं है, तो इसका डी होगा। निम्नलिखित अब देखिए 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका होगा सोडियम क्लोरेट। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो मीथेन गैस है। बहुत ही जी प्रश्न था। आप मीथेन गैस का व्याख्या देखते हैं, फिर वीडियो का ही एंड करेंगे दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर हम जो है कि थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाएगा तो फिर दोबारा आपके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। गैस जो धान के खेत के उत्सर्जित होता है तो मीथेन है। तो मीथेन गैस का उत्सर्जन धान के खेत, नम भूमि, घरेलू पशुपालन क्षेत्र आदि स्थानों से होता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है और जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों आज के लिए रहे ये 29 प्रश्न। फिर मिलेंगे भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक के प्रश्न से हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो छोटा है दोस्तों, लेकिन बहुत मज़ेदार प्रश्न है, यहाँ से कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा मेरे उत्साहवर्धन के लिए। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है कि पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। धन्यवाद।